नमस्कार, स्वागत है आपका। बात हम यहाँ पर चांदी की करेंगे, जहाँ पर $28 के आसपास भाव यहाँ पर स्थित है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस साल में देखने को मिली है और जो लेटेस्ट सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है उसका मानना है कि यहाँ से चांदी की डिमांड में बढ़त देखने को मिलेगी। अगर आप प्रोडक्शन और कंजम्पशन के नंबर्स देखें तो ये चौथा ऐसा हफ्ता है जब चांदी यहाँ पर डेफिसिट में बनती हुई नजर आएगी। और आपको याद दिला दें कि पिछले 3 साल लगातार चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड ने रिकॉर्ड हाइज छुए हैं और माना यही जा रहा है कि 2024 चौथा साल होगा जब हम रिकॉर्ड हाइज यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स यूएस में जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उसका इम्पैक्ट हमने सोने चांदी पे आता हुआ देखा है। महंगाई अब भी अपने लक्ष्य से दूर है और इंटरेस्ट रेट कट्स में कुछ देरी हो सकती है। उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी सोना और चांदी ले चुके हैं और इसीलिए अपने हाइज से यहाँ पर एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। सोने में ऑफकोर्स हम डिमांड एंड सप्लाई के नंबर्स इतने स्ट्रांगली नहीं देखते। सेंट्रल बैंक्स कितना ले रहे हैं, ईटीएफ में किस तरह की खरीदारी है, वो सब देखा जाता है। लेकिन चांदी में क्योंकि रिसाइकल यहाँ पर कम होता है और डिमांड एंड सप्लाई के नंबर ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, तो इसका एक सपोर्ट शायद हम यहाँ पर बनता हुआ ले पाएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, गंगानगर कमोडिटीज़ के एवीपी अमित खरे, चार्ट एंड ट्रेड के फाउंडर विकास बगारिया और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत चांदी के साथ ही करेंगे और सुरेंद्र जी, आपसे ही पहले जान लेते हैं। जब हम सोने और चांदी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जिस तरह की सेफ हेवन बाइंग हम सोने में आता हुआ देखते हैं वो चांदी में नहीं आती। चांदी ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर रेशियो हम देखते हैं, चांदी सोने को फॉलो करती है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड एक बहुत बड़ी स्टोरी अब बनती हुई नजर आ रही है। तो चांदी एज अ सेगमेंट, एज अ सेक्टर अब आप कैसे देखेंगे? देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि चांदी की कॉन्स्टेंटली डिमांड बढ़ती जा रही है और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूसेज, लेकिन अगर आप सोलर पैनल देखें, ग्रीन एनर्जी की तरफ देखें, मोबाइल्स में इसके यूसेज देखें तो डेफिनेटली इसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते कि चांदी एक छोटे भाई की तरह हमेशा सोने के साथ चलती है और गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 से 90 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है और मूव होता रहता है। यदि हम पिछले क्वार्टर की बात करें और जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने दुबई के साथ में यूएई सेपा एग्रीमेंट किया है, जहां पर चांदी आपको आज 8% ड्यूटी पे सिर्फ अवेलेबल है, जबकि नॉर्मल ड्यूटी 15% है, तो डेफिनेटली इसके इंपोर्ट के नंबर भी बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट के नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं कि उसकी डिमांड जो लगातार है वो बढ़ती जा रही है। जहां तक गहनों की बात है तो हमने इसके अंदर भी एक अच्छी खासी बाइंग देखी है, क्योंकि जैसे जैसे सोने के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं आकर्षण चांदी की तरफ बढ़ा है। चांदी की जो ज्वेलरी बन रही है उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, जो यूटेंसिल्स बने उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। तो चांदी अब लोग घर के अंदर भी इस्तेमाल नॉर्मल रूप में करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी अच्छा है और आई पर्सनली फील कि ये डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाली है और हम बहुत बड़े इंपोर्ट के नंबर्स देखेंगे और बहुत बड़े कंजम्पशन के नंबर्स भी अगले चंद सालों में देखेंगे। एब्सोल्युटली। सुरेंद्र जी, अगर पिछले 2023 की बात की जाए तो ऑफ कोर्स 2022 के जो लेवल्स थे वो मैच करना मुश्किल ही था, तो वो हमने बनता हुआ देखा भी है। फर्स्ट क्वार्टर में जिस तरह के चांदी के इंपोर्ट्स हुए हैं वो फिर से स्टेबिलिटी और अपराइज दिखाते हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ये साल पिछले साल के कंपैरिजन में एक बेहतर होगा इंपोर्ट के नजरिए से? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। उसका जो मेन रीजन है कि जो यूएई सेपा एग्रीमेंट में चांदी की ड्यूटी 8% है, जबकि नॉर्मल ड्यूटी 15% है। तो नेचुरली एक अट्रैक्शन बना हुआ है चांदी के इंपोर्ट को ज्यादा करने का, और जिस तरह से चांदी लोग अब स्टोर वैल्यू के रूप में लोगों ने परचेस करना शुरू किया है। एक साइकिल था चांदी का। चांदी को कभी भी 76-77,000 भारतीय बाजारों में इसके ऊपर नहीं जाने दिया गया। पिछले लगभग 10-11 सालों से हम ये चीज देख रहे हैं। अब चांदी में पहली बार हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। 78,000 के ऊपर चांदी क्रॉस हुई और लगातार टिकी हुई है 80 to 83,000 के बीच में हमारे बाजारों के अंदर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर 2024 में चांदी के देखने वाले हैं, विच कैन बी एज गुड एज जो हाईएस्ट नंबर्स हैं उनके मुकाबले एटलीस्ट 1.25 टाइम्स हायर होगा, ऐसा मुझे।
ऑल राइट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स हम यहाँ पर चांदी में आने वाले समय में देख पाएंगे और उसके सारा का सारा जो बेस है वो बनता हुआ नजर आ ही रहा है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल डिमांड, इन्वेस्टमेंट एंड इंडियन बाइंग देखें तो वो सभी ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पर इशारा करते हैं। राहुल, आप कैसे देखते हैं ऑन ग्राउंड डिमांड एज ऑफ नाउ? भावों में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, ऑफकोर्स एक नजरिया रहता है यहाँ पर चांदी देखने का नियर टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म के हिसाब से। लॉन्गर टर्म तो बुलिश है ही, लेकिन नियर टर्म के सेंस में यहाँ पर अब इंडस्ट्री से कैसे टैकल कर रही है? सी चांदी की फिजिकल डिमांड अगर देखी जाए स्टोर्स के अंदर तो ये इन स्तरों पे डिमांड कम है, लोगों की बाइंग कम हो रही है। जो कंजम्पशन है, जो जिनको खरीदी करनी है, शादी के लिए खरीदी करनी है, पर्सनल यूज के लिए खरीदने करना है, गिफ्टिंग के लिए करना है, वो रुके हुए हैं कि प्राइस स्टेबल हो जाए। भले वो स्टेबलाइज 83 पे हो, 85 पे हो या 87 पे हो, कोई भी रेट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए तो उनकी बाइंग वापस स्टोर पे आ जाएगी। इन स्तरों पे इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कम है, मगर जो फिजिकल डिमांड है, लोगों ने परचेज डिले किया है, मगर परचेज करना बंद नहीं किया है। तो आगे जाने दिनों में चांदी की जो फिजिकल कंजम्पशन डिमांड है वो बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज हो रही है। और हमें जो दिख रहा है, चांदी के स्टैंडर्ड स्टोर्स खुल रहे हैं और ऑल अक्रॉस इंडिया चांदी ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ रही है। तो ओवरऑल देखने जाए तो लास्ट कुछ सालों के अंदर चांदी हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन इंडियन मार्केट्स के अंदर। हम्म। राहुल, जैसे अभी सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि काफ़ी इनोवेशंस हमने होते हुए देखे हैं, चाहे वो चांदी की ज्वेलरी है या चांदी के बर्तन के लिहाज से है, तो किस तरह की इनोवेशंस हैं, किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर चेंज हुए हैं? सी चांदी पहले एक ऐसा कमोडिटी यूज होती थी कि चांदी की प्लेन बर्तन ले लिए, थाली ले लिए, मगर अभी चांदी में काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव शो पीसेस, सो वो सब चीजों की लोगों की काफी डिमांड भी है और काफी इस तरह के प्रोडक्ट्स भी लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे सिल्वर ज्वेलरी को देखने जाए तो सिल्वर ज्वेलरी आज जो अवेलेबल है मार्केट में, इट इज एज गुड एज गोल्ड ज्वेलरी कोई मार्केट की कोई भी स्टोर के अंदर पड़ी है या फिर डायमंड ज्वेलरी के अंदर। तो काफी डिजाइन में काफी अच्छा इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, काफी नई टेक्निक यूज कर रहे हैं, और जिस हिसाब से मार्केट ग्रो हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के अंदर। राहुल, इसका मतलब ये है कि मेकिंग कॉस्ट भी ऊपर जा रही है? सी मेकिंग कॉस्ट ऊपर नहीं जा रही है, बिकॉज जिस हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, मेकिंग कॉस्ट स्टेबलाइज हो रही है। सो अब जब का कॉस्ट कब स्टेबलाइज होगा कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और आप नया इन्वेस्टमेंट्स करते जाओगे मशीनरी में, तो कॉस्ट स्टेबल है, मगर नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कॉस्ट रिमेन वही सेवल लेवल्स पे चल रहे हैं। राहुल, जब हम गोल्ड ज्वेलर्स से बात करते हैं तो और स्टोर खोलने की बातें की जा रही हैं, एक्सपेंशंस की बातें की जा रही हैं, स्कीम्स, ऑफर्स, मतलब काफ़ी बुलिश है ये सेगमेंट, इवन एज गोल्ड ऑल टाइम हाइज पे है। क्या सिल्वर मार्केट में भी ये सारे ट्रेंड्स हैं? सी जितने गोल्ड ज्वेलर्स के प्लेयर्स है अक्रॉस इंडिया, आज मैंने हमारी रेगुलरली सबसे बात हो रही है, सबका इंटरेस्ट चांदी में काफी स्ट्रांग है। ओके। एवरीवन वांट्स टू ओपन चांदी के चेन ऑफ स्टोर्स ओपन करने हैं। काफी लोगों ने नए चांदी के स्टैंडर्ड ब्रांड बनाए हैं। तो चांदी में जितनी सोने की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग चांदी की बात कर रहे हैं। लोगों का चांदी के इंटरेस्ट काफी है, स्टैंडर्ड स्टोर्स काफी आ रहे हैं, काफी चेन ऑफ स्टोर्स का दे आर बिल्डिंग देयर सिल्वर पोर्टफोलियो इन अ बिग वे। एग्जिस्टिंग स्टोर्स के अंदर सिल्वर का पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल सिल्वर की जो ग्राउंड लेवल पे जो डिमांड है, जो B2B में B2C के अंदर, वो काफी स्ट्रांग है। राहुल, साथ ही ये ट्रेंड्स हम पहले सुरेंद्र जी से भी समझ रहे थे कि गोल्ड के प्राइसेस इवन एज ऑल टाइम हाई पर हैं, उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा रिसाइकल्ड या सेलिंग ऑफ गोल्ड, हाउस होल्ड गोल्ड मार्केट्स में आता हुआ नजर नहीं आया है। सिल्वर में रिसाइकलिंग के एज ऑफ नाउ कैसे ट्रेंड्स हैं? जी, हम लोग ये देख के काफी हम लोग शॉक है कि इस इन स्तरों पे भी चांदी रिसाइकिल में नहीं आ रही है, स्टोर्स लेवल्स पे बहुत कम आ रही है। तो लोग चांदी बेचने कम आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है कि लोग अप्रिशिएट, लोगों को ये लग रहा है कि चांदी और इंक्रीज होगी, तो उन्होंने चांदी संभाल के रखी है अभी भी। सुरेंद्र जी, आप अब यहाँ से प्राइसेस कैसे देखते हैं? क्योंकि बाइंग है, बाजार काफ़ी बुलिश हैं, एक नैरेटिव है जो इंडस्ट्री ने भी क्रिएट किया है, मार्केट्स ने भी क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ से भाव ऊपर जाएंगे, बाइंग वापस आएगी बाजारों में, क्योंकि हर लेवल पे इंडियन मार्केट्स ने बाइंग यहाँ पर की ही है। तो सिल्वर के नज़रिए को देखकर अगर अब यहाँ पर प्राइस मूवमेंट कैसी रह सकती है? देखिए, जो पूरा गोल्ड और सिल्वर मार्केट था वो एक वॉर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से। जी। लोग वेट कर रहे हैं कि क्या इजराइल रिटेलिएट करता है ईरान के ऊपर। तो लेकिन ऐसी कोई हमें पुष्ट खबर नहीं मिल रही है कि वो रिटेलिएट करने में इतना जल्दबाजी करेगा, या फिलहाल जो रिटेलिएट करने में उसे कोई दिलचस्पी है। और इसी वजह से हमने क्रूड के प्राइसेस भी $92 से
लगभग 87 के आसपास गिरते हुए देखे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग चांदी में रहेगा, क्योंकि इट विल फॉलो गोल्ड, गोल्ड को वो फॉलो करेगा। लेकिन यू नेवर नो, वॉर सिचुएशन में आपको सडनली आप सुबह उठेंगे और आपको पता चलेगा कि रात को इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। तो यदि यदि हम इसको इस तरह से देखें कि यदि वॉर होता है तो हम चांदी के प्राइसेस $30.98, मतलब ऑलमोस्ट $31 टच करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 91,000 इंडियन मार्केट के अंदर ये प्राइस हमें जाता हुआ नजर आएगा। और मुझे ये उम्मीद है कि ये अगले हफ्ते तक होना चाहिए ऐसा। और यदि ये वॉर सिचुएशन खत्म हो जाती है, कहीं हमें ये खबर मिल जाती है कि ये अब वॉर नहीं होने वाला है और इसमें दोनों कंट्रियों ने आपस में समझौता कर लिया है, तो चांदी विल बी बैक टू अराउंड $26.23 के आसपास, जो वापस 76,500 77,000 की रेंज में भारतीय बाजारों में आ जाए। राइट, यहाँ पर कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। राहुल, आप कैसे देखते हैं सिल्वर प्राइसेस को? आपकी कोई कैलकुलेशंस है यहाँ पर? सिल्वर की प्राइसेस ग्लोबल अनसर्टेनिटी से काफी डिपेंडेंट है। मगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। अप्रैल 2011 में चांदी $49 के आसपास थी, जो ऑल टाइम हाई के काफी क्लोज थी, और सोना ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है और चांदी चल रही है अभी भी $28। तो ऑल टाइम हाई से चांदी करीब करीब 40% नीचे चल रही है। तो ये एक फैक्ट है। मगर इन स्तरों पे भी ग्लोबल कैसा पैन आउट होता है, वॉर होता है नहीं होता है, वो सब चीजों से काफी फर्क पड़ेगा चांदी की प्राइसेस पे। हमें इस साल दिवाली करीब करीब 90,000 के आसपास दिख रही है। ओके, सो तेज़ी बरकरार है यहाँ पर, और डिप्स पे खरीदारी की राय यहाँ पर राय भी बन सकती है। बहुत शुक्रिया राहुल साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर यहाँ बात करने के लिए। लेकिन सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम सोने पर भी एक रिव्यू लेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाइस के बाद यहाँ पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सुरेंद्र जी, जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमने यूएस पावेल की तरफ से आते हुए देखी हैं कि अभी भी इन्फ्लेशन अपने टारगेट से बहुत ऊपर है, रेट कट्स जो जून में जो पॉसिबिलिटी है जिसको हम इतने टाइम से प्राइस इन करते आए हैं, वो अब ऑलमोस्ट नो प्रोबेबिलिटी है। कैसे देखते हैं आप मैक्रोस के साथ सोने को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सोने के प्राइसेस ऊपर जाने के लिए तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव फैक्टर है अभी, वो वॉर है। और बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो सारे गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव हो चुके हैं। चाहे आप डॉलर इंडेक्स ले लें, बॉन्ड यील्ड ले लें, इन्फ्लेशन ले लें, फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा नहीं करेगा, ऑलमोस्ट अब तो लग नहीं रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट करेगा। साथ में मैं क्रूड ऑयल को देखकर काफी परेशान हूँ, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस सडनली ड्रॉप हुए हैं। तो मुझे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वॉर सिचुएशन ईज होते हुए नजर आ रही है। तो मैं इसमें अब ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, $40-50 का मूवमेंट अपवर्ड साइड पर आ सकता है, लेकिन डाउन साइड में आज के स्तरों पर करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में, करंट वर्ल्ड सिनेरियो में मुझे लगता है कि गोल्ड में हमें गिरावट लगभग $100 से $150 के आसपास कभी भी दिख सकती है, और बहुत तेज गिरावट होने की उम्मीद। सुरेंद्र जी, पॉइंट वही है, जितने लोगों से भी बात होती है उनका यही कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिल जाती है, लेकिन भारतीय बाजारों में जहां भाव एक बार ऊपर आ गए तो कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली ना सोने में और ना चांदी में देखने को मिली है। तो इन दैट सेंस, क्योंकि रुपए में भी ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन अच्छा खासा आया है, तो इन दैट सेंस फिर आप इंडियन मार्केट्स में अब सोने को दिवाली तक अगर समझ के चलें तो क्या देखते हैं? वॉर होती है या नहीं होती है? जैसे 2 केस सिनारियोज आपने चांदी में दिए, सोने में कैसे बनते हैं वो? देखिए, मुझे लगता है कि यदि हम वॉर सिचुएशन की तरफ जाते हैं, आई वुड अगेन से दिस, तो हमें गोल्ड है वो $2,650 के आसपास दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से लगभग $300 ऊपर हमें गोल्ड दिख सकता है। तो इट विल बी अराउंड 83,000 के आसपास भारतीय बाजारों में सोना दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो वी शुड लुक एट somewhere near $2,000, 2,000 to $2,050 के आसपास गोल्ड दिखाई देना चाहिए। तो विच विल बी अबाउट, यहाँ से मुझे लगता है कि करीबन हम वापस 62,000 या 60,000 के आसपास भी पहुंच सकते हैं। इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे आप आपके सोशल मीडिया पे पूरा नजर रखिए,
सीएनबीसी पर नजर रखिए कि वो वॉर के बारे में क्या पूछते हैं। ऑल राइट, तो नज़र यहाँ पर एक वॉर की तरफ है, जो होती है तो भाव कहाँ जा सकते हैं और नहीं होती है तो ये जो इतना सारा प्रीमियम बिल्ड हुआ है ज़्यादातर कमोडिटीज़ में, वो यहाँ तक काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है। हमने वो आता हुआ देखा भी है कच्चे तेल में, और क्या उसको सोना चांदी और मेटल्स फॉलो करेंगे उसके ऊपर ऑफकोर्स नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत ही इत्मीनान से समझाने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे और chartandtrade.com के विकास बगारिया। उनसे जानेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंडियन मार्केट्स में स्लाइटली नियर टर्म लॉन्गर टर्म के लिए अब क्या लेके जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। आपकी स्क्रीन पर अब यहाँ पर कच्चा तेल लेके आना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी मूवमेंट पिछले 24 घंटे में कच्चे तेल में हुई है और वो भी गिरावट की तरफ। कल इंडियन मार्केट जरूर बंद थे, लेकिन 3% की गिरावट के साथ हमने कच्चे तेल में कल कारोबार होते हुए देखा था। और अभी तो यूएस मार्केट्स खुलने बाकी हैं और आप देख सकते हैं 1% की गिरावट अब यहाँ फिर बनती हुई नजर आई है, यानी कि 87 के नीचे के स्तर अब यहाँ पर ब्रेंट में बरकरार हैं। अपने हाई से ऑलमोस्ट $3-3.5 की गिरावट है। नाइमेक्स का भी वही हाल है, 85 के ऊपर के प्राइसेस यहाँ पर थे और 82 के नीचे अब यहाँ पर कारोबार। अमित, कैसे देखते हैं आप इन प्राइसेस को और यहाँ से क्या करने की राय? गुड इवनिंग मनीषा जी। मेरे को लगता है ये जो करेक्शन अभी कल से स्टार्ट हुआ, ये कंटिन्यू अभी 1-2 दिन और चलेगा। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 6850 का लेवल फ्रेश बिकवाली का लेवल है क्रूड ऑयल के लिए। 6930 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे के लिहाज से 6750 6700 के टारगेट क्रूड ऑयल में रखे जा सकते हैं। विकास, ऑन चार्ट्स कैसे देखते हैं आप? स्लाइटली लॉन्गर टर्म का अगर नजरिया लेके चलें तो आप कहेंगे ये जो रैली है ये हो चुकी है अब? सर जी देखिए, वीकली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस था 7350 का, उसको 2-3 बार अटेम्प्ट लिया क्रूड ऑयल ने, बट उसको पार नहीं कर पाया। बट जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए और वॉलेटिलिटी है। मेरे हिसाब से 6700 6750 का जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो कोई भी डिप्स मिलता है तो 6700 से 6750 पे क्रूड पे लॉन्ग करना चाहिए। 6600 के स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बाउंस बैक में 7080 7150 के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं उनसे। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के कुछ खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन थोड़े डाउन ट्रेंड्स अभी भी यहाँ पर जारी हैं और दूसरा दिन लगातार जहाँ पर मुनाफा वसूली है। और वैसे तो अगर आप देखें तो आज तीसरा दिन है जब यहाँ पर गिरावट जारी है। पिछले 2 दिन ऑफकोर्स थोड़ी भारी यहाँ पर मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है। आपकी स्क्रीन पर अब यहाँ पर हम मेटल्स लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बढ़त है वो अब भी बरकरार है। चाहे कॉपर की बात की जाए या एल्यूमिनियम की या जिंक की, मल्टी मंथ हाइस पर यहाँ पर कारोबार है। और आज एक और दिन है जब यहाँ पर 1% की तेजी के साथ हमने मार्केट्स में कारोबार होता हुआ देखा है। आयरन और 3 हफ्ते के हाइस पर है। स्टील में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला, जहां पर भी तेजी बनी हुई है। विकास, मेटल्स में कोई टॉपिक जो आप चार्ट्स पे उभरता हुआ देख रहे हैं? मैडम, मेटल्स में मेरा जो टॉपिक रहेगा वो जिंक का रहेगा। जैसे लास्ट टाइम पे भी मैं जिंक को तेजी प्ले कर रहा था। थोड़ा सा अगर कहीं डिप मिलता है 245 244 के रेंज में मिलता है तो जिंक में पोजीशन ऐड करनी चाहिए। 243 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले दिन पे 255 260 के टारगेट्स जिंक में देखने मिल सकते हैं। जी मैम। अमित, आप कैसे देखते हैं? जिंक पर तो तेजी है ही और विकास कह रहे हैं कि वो और भी यहाँ पर बुलिश हैं। एल्यूमिनियम में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। कॉपर लगातार नित नए हाइज बना रहा है, यहाँ पर कोई आइडियाज? बिल्कुल, कॉपर ने इस तेजी को पूरी तेजी को लीड किया है और अभी भी आज ही ये लीड कर रहा है। 1% की तेजी के आसपास है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 836 इसका एक बेस्ट फ्रेश बाय का लेवल है। 830 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर्स 847 से लेके 852 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। कुछ लोग जो अगर होल्डिंग का ट्रेंड लेके चलना चाह रहे हैं तो मेरे को लगता है 880 तक के भाव भी कॉपर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अभी भी बरकरार आ रही है। लेकिन विकास, इंटरेस्टिंग होगा जानना कि अच्छी खासी रैली हम ऑलरेडी खेल चुके हैं और जिंक में आपने कहा अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। स्लाइटली लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें, जिस तरह का डेटा है, चाइना है, जियोपॉलिटिक्स है, पावल की स्टेटमेंट्स है, आई एम अज्यूमिंग वो सारा का सारा फैक्टर इन हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर हम CME और LME पर देखें तो जो लॉन्ग पोजिशंस हैं, जो ओपन इंटरेस्ट हैं, वहाँ पर लगातार बढ़त है। कितनी और तेजी आप ओवरऑल सेक्टर में बनता हुआ देखते हैं ऑन चार्ट्स? मनीषा जी देखिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद कॉपर ने काफी लंबा कंसोलिडेशन भी किया था, हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट हुआ उसके साथ जो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस मिल गए तो इसमें एक सर्ज बना हुआ है। तो कोई भी डिप, मेरे को लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स में अभी भी हायर टाइम फ्रेम को अगर मैं देखूं वीकली और मंथली चार्ट्स को, तो मेरे को कहीं पे भी कोई वैसे रिवर्सल्स के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हाँ, डेली चार्ट्स और इंट्राडे चार्ट्स में थोड़े से हायर एंड पे है, लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डीप, कॉपर में कोई भी डीप आता है 830
831 के करीब का, तो ये एक बाई अपॉर्चुनिटी होगा। 820 के सपोर्ट्स होंगे नीचे में, एंड मेरे को भी हायर एंड पे 850, 870 और 880 के टारगेट्स कॉपर में देखने मिल रहे हैं। ओके, तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजी यहाँ से बरकरार रह सकती है, फिर चाहे वो कॉपर हो या फिर जिंक। अब यहाँ पर सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और ऑफ कोर्स माना तो यही जा रहा है, इंडस्ट्री की तरफ से ये व्यू है कि दो सिनारियोज यहाँ पर प्ले हो सकते हैं कि वॉर है या फिर नहीं है। हाँ अमित, आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल तरीके से भी और टेक्निकल के लिहाज से भी। अब आप प्रेशियस मेटल्स में क्या करने की राय देंगे? मनीषा जी, गोल्ड का चार्ट जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लगभग 1.5 महीने में 18% की तेजी इसमें नॉन स्टॉप देखने को मिली, और वॉर ने इस बात को थोड़ा सा टूल भी दिया जिसकी वजह से ये तेजी जो है स्ट्रेच हुई। मेरे को लगता है चार्ट काफी ओवरबोट जोन में अभी आ चुके हैं। एक हल्का सा करेक्शन या फिर मुनाफा वसूली में बोलूंगा प्राइसेस में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर 1-2 दिन के लिहाज से मैं देखूँ तो 72,800 रुपए का इसका लेवल जो है एक बिकवाली या फिर मुनाफा वसूली का लेवल है। ट्रेडर्स वहाँ पे फ्रेश सेल कर सकते हैं। 73,100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 72,200 तक के टारगेट इसमें अभी 1 से 2 दिनों में रख सकते हैं। जो लोग पोजिशनल लॉन्ग करना चाह रहे हैं वो 71,500 रुपए के लेवल का खासतौर से ध्यान रखें। 71,500 का लेवल अगर आता है तो पोजिशनल फ्रेश बाय वहां से भी किया जा सकता है। तो कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन एक्यूमुलेशन लेवल्स भी मिलेंगे। और चांदी विकास कैसी लगती है चार्ट्स पे? मैडम, अगर चांदी की बात करूं तो डेफिनेटली चांदी का चार्ट्स मेरे को बहुत बुलिश लगता है। 44 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद 78,800 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है। एंड अभी भी देखिए कोई भी डिप्स आ रहा है, गोल्ड में मूव ज्यादा आ रही है, वॉलेटिलिटी ज्यादा आ रही है, बट चांदी जैसे भी नीचे जा रहा है तो एक इमीडिएट इसमें बाइंग देखने मिल जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि अगर जैसे देखिए ये वार वाला सिचुएशन है कि मतलब एक ऐसा राय बना हुआ है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, थोड़ा वेट करे। कोई भी डिप चांदी में मिलता है 82,000, 81,500 चांदी में बाई करना चाहिए। तो दो नजरिया रहेगा। जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है उनके लिए चांदी का टारगेट 88,000 रहेगा, 80,000 के स्टॉप लॉस पे। एंड जिनका नजरिया थोड़ा सा लंबे टर्म का है, जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चांदी को 4 से 6 महीने के हिसाब से लेना चाहते हैं, जो थोड़े एग्रेसिव भी है, तो उनके लिए 78,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। जितना डिप्स मिले थोड़ा ऐड करते चलना चाहिए। एंड मेरे को लगता है चांदी 91,000, 95,000 के जो लेवल्स है आने वाले कुछ सेशंस में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उस पर सिल्वर लाइनिंग आपको सिल्वर दे सकती है। लेकिन बात अब एग्री की करेंगे और अमित, और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड्स जो आप बनता हुआ देख रहे हैं? ऑफ कोर्स हल्दी में अपर सर्किट था, लेकिन क्या और बाइंग ऑफ रिकमेंडेशंस हैं? हल्दी में पिछले 2 दिनों से 6% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है, आज भी लगा है और कल भी लगा। तो मेरे को लगता है 18,700-800 का लेवल कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। वहां पे ट्रेडर्स को एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए। नीचे में वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 17,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो 17,300 के आसपास से फ्रेश जो है खरीदारी करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 22,800 के टारगेट जो कि मैं काफी टाइम से हल्दी में दे रहा हूँ वो इस साल तक देखने को मिल सकते हैं। तो हल्दी मेरी बेस्ट पिक रहेगी। ऑलराइट, और हल्दी बेस्ट तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। बहुत शुक्रिया अमित आपका साथ जुड़ने के लिए। विकास आपका भी। ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, और क्यों ना हो, क्योंकि सभी तेज़ी में यहाँ पर हैं, चाहे वो एग्री है या नॉन एग्री स्पेस। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों के साथ सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO एंड पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे। कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए सामने दिए गए लिंक्स पर। CNBC आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव वेबिनार जिसमें हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, हेजिंग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल ट्रेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी ट्रेड वाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और भी बहुत कुछ। साथ साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वास्ट नॉलेज और इनसाइट्स, और आप बनेंगे एक कामयाब कमोडिटी ट्रेडर। तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें। Co-powered by State Bank of India.